हेलो एवरीवन। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। एक ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपका एग्जाम में काम आएगा। आज इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर हमको पूरा कंप्लीट हो जाए। मतलब चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन वाइज से इसको पूरा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन इस पे करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए ताइए हम लोग आप चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, भारत संसाधन कहने का मतलब हमारे देश में जितनी भी संसाधन है, जो कुछ भी संसाधन है उसके बारे में पढ़ना, उसका उपयोग कैसे करें इसके बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि संसाधन क्या होता है। संसाधन संसाधन वह चीज है जो किसी भी मनुष्य को आवश्यकता को पूरी कर रहा है। वह कोई भी चीज हो जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर रहा है उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग अपने स्कूल साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल आपको आने जाने का दूरी को कम कर रहा है, साइकिल का आप उपयोग कर रहे हैं, तो साइकिल भी क्या है, संसाधन है, ठीक ना। आप मोबाइल फोन से कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल भी आपके लिए क्या, संसाधन है। उसी तरह से जितने भी चीज है, वाटर मतलब पानी, भूमि, नदी, पहाड़, समुद्र में जितने भी पाए जाने वाले चीज या फिर समुद्र, सब क्या संसाधन है। कहने का मतलब जो कुछ भी आपके आवश्यकता को पूरी कर रहा है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। वह कोई भी चीज हो जो दिखाई दे दिखाई न दे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर रहा है इसका मतलब वो संसाधन है। जैसे दिखाई दे दिखाई न देने का मतलब है कि कुछ चीज है जो आपको दिखाई दे रही है, बट कुछ चीज जो है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे आप अपने फोन को देख रहे हैं, टेबल कुर्सी को देख रहे हैं, आपको आवश्यकता पूरी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी आवश्यकता को पूरी तो कर रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हवा, हवा क्या है, हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है ना। जब तक हवा नहीं मिलेगा हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो हवा जो है वो क्या कर रही है, आवश्यकता को पूरी तो कर रही है लेकिन आप लोग हवा को देख नहीं पाएंगे, नहीं ना। तो कुछ चीजें दिखाई देती है और कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है। तो वह जितनी भी चीज जो आपकी आवश्यकता को पूरी कर रही है, चाहे वो दिखाई दे चाहे वो दिखाई न दे, वो संसाधन है। सिर्फ वही नहीं, सोना चांदी पेट्रोलियम सिर्फ यही संसाधन नहीं है, वह हर चीज संसाधन है जो आपको जो आपके आवश्यकता को पूरी कर रही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर को हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के तरीके से करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और कुछ चैप्टर ऐसा हम लोग समझ में जाए कि आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में काम देगा। और इसको चैप्टर को समझने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसको क्वेश्चन आंसर के तरीके से हमने इस चैप्टर को फुल कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग हेडिंग के बारे में तो जान ही गए कि भारत संसाधन एवं उपयोग, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। संसाधन के बारे में जान गए, कहाँ का संसाधन पढ़ना, भारत का, और उसका उपयोग कैसे करें। अगर इसे ज्योग्राफी में जाइएगा तो इसका क्या है, भारत संसाधन एंड डेवलपमेंट है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, मतलब उसको विकसित कैसे किया जाए। बट यहाँ पे उपयोग है, कोई बात नहीं, उपयोग करना भी एक अच्छी है। उपयोग कैसे करें ये समझाएंगे और विकास भी कैसे करें इसमें लोग समझ लेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, संसाधन किसे कहते हैं। अब अभी बता रहे थे संसाधन हम लोग किसे कहते हैं, तो संसाधन किसे कहते हैं उसका यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ जो आपके सटीक आंसर है। कह पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ या वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, मोबाइल, टीवी, कुर्सी, हवा आदि। अभी बताए थे कि वह कोई भी चीज जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं, कह रहा है ना। पर्यावरण में उपलब्ध वह कोई भी चीज
जो मनुष्य के आवश्यकता को पूरी कर रही है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संसाधन बोल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी भी तो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर रही है ना, तो मिट्टी भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है ना। पर्यावरण में उपलब्ध सारे पदार्थ या वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करता है उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी आ गया तो मिट्टी क्या हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है, मिट्टी से ही हम लोग क्या करें, फसल उगा रहे हैं, मिट्टी में बहुत सारी चीज मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो मिट्टी भी क्या संसाधन है। कोयला सेम कहानी, इसका भी उपयोग बहुत जगह हम लोग करते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। अब कहेंगे सर पेट्रोलियम क्या है, देखिए पेट्रोलियम कुछ बहुत बड़का चीज है। पेट्रोलियम हम लोग पहले पढ़े होंगे, समुद्र की गहराइयों से जो तरल पदार्थ निकाली जाती है उसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है ना। और उसी पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करके स्वच्छ करके पेट्रोल डीजल ये सब बनाया जाता है, जिससे रोड बनता है ना, तो तारकोल जो होती है वो भी पेट्रोलियम का ही बना होता है। लास्ट में जब बच जाता लास्ट में जब बच जाता तो उससे वो बनाया जाता है। बोरोलिन वैसलीन जो भी कोल्ड क्रीम आप यूज करते हैं तो कोल्ड क्रीम भी क्या है, सब पेट्रोलियम से बना हुआ है, वो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो हम लोग पेट्रोलियम भी क्या हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है, तो पेट्रोलियम भी क्या के संसाधन है। मोबाइल आज के टाइम बहुत बड़का चीज है, हर चीज हर इंसान के पास मोबाइल है ना, और हर काम आजकल मोबाइल से ही हो जाता है, तो लोग इससे डिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा है। मोबाइल पे बहुत लोग डिपेंडेंट है क्योंकि आधा काम तो मोबाइल पे ही लोग करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चलते हैं आजकल, तो ऑनलाइन क्लास भी तो कहाँ चल रहा है, मोबाइल पे ही चल रहा है ना। तो आज के डेट में मोबाइल एक बहुत बेहतरीन साधन है ना, कॉल करने के लिए हो गया, कुछ वीडियो देखने के लिए हो गया, ऑनलाइन का जमाना है, तो मोबाइल एक बेहतरीन उपयोग में लाया जाता है। मोबाइल अभी तो लोग को मोबाइल के बिना मन नहीं लगता, कितने लोग तो ऐसे हैं कि मोबाइल उनको नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। तो मोबाइल भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी संसाधन है। टीवी, टीवी में हम लोग वही फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, है ना, क्योंकि हर समय न्यूज़पेपर उपलब्ध नहीं है और हर समय टीवी भी उपलब्ध नहीं है, दोनों का अपना 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 महत्व है। तो टीवी भी हमारे क्या एक संसाधन का बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है। कुर्सी बैठने के लिए आवश्यकता ही पूरी कर रहा है, तो कुर्सी भी हमारा क्या संसाधन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हवा, हवा हम लोग अभी पता है ना, कुछ चीजों को देख नहीं सकते, कुछ को देख सकते, तो हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए हवा जो है बहुत ही जरूरी है। मतलब हवा जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, तो हवा भी क्या संसाधन है। अब इसमें आप देखिएगा कि कुछ चीजें जो है वो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है और कुछ चीजें जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जितने भी चीजें हैं, हवा, ये कौन बनाया है, ये प्राकृतिक बनाया है। बट आप मोबाइल, टीवी, कुर्सी ये सब की बात करते हैं तो इसको कौन बनाया है, इसको बनाया है मनुष्य। तो देखने से लग रहा है कि मतलब संसाधन जो होंगे वो बटे हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे है आधारित है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, और एक आपका मनुष्य के द्वारा बनाया गया मनुष्य निर्मित संसाधन, है ना। संसाधन दो तरह के हैं, एक आपका प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और एक आपका मानव निर्मित संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन भी इसका दूसरा नाम है। मानव निर्मित संसाधन का दूसरा नाम अगर बात करें तो कृत्रिम संसाधन होती है, और ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे मोबाइल, टीवी, कुर्सी एग्जाम्पल में देखे तो ना, कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो एक कृत्रिम संसाधन हो गया। और मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, हवा, ये क्या मनुष्य नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक ने बनाया है, तो ये क्या हो गया प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकदम बेसिक से पढ़ते चले जाइएगा, आपको यहीं पे क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको आगे मतलब घर पे जाके याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास दिखेगा आपको A to Z समझ में आ जाएगा और यहीं पे भी आपको याद हो जाएगा। और जहां तक है
क्लास में याद करने की कोशिश करिए, घर पे जाके तो लोग बहाना मारते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं हुआ, ऐसे हुआ। तो क्लास जो देखते हैं उसी में याद करने की कोशिश करिए, आपको आसानी से याद जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक होता है कृत्रिम संसाधन, मनुष्य निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब आप ही लोग बताइए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन उसी ना कहेंगे जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, मतलब कहने का मतलब जो भगवान ने बना के भेजा है, उसे हम लोग नहीं बनाया है, वो पहले से बन के आया है, उसको हम लोग बना सकते हैं, हाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। आपको कोई बोलेगा कोयला बना के दिखाओ, तो कोयला नहीं बनाएगा, लेकिन कोयला को जला सकते हैं। आपको कोई बोलेगा पेट्रोलियम बना के दिखाइए, पेट्रोलियम बना नहीं सकते, लेकिन पेट्रोलियम को आप यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, उसको मनुष्य ने नहीं बनाया। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पर्वत, हवा, लकड़ी, मिट्टी आदि। अभी बोले मतलब वह संसाधन जिसको प्राकृतिक नहीं बनाया है और उसको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, मनुष्य का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा आते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसका दूसरा नाम है कृत्रिम संसाधन। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव निर्मित संसाधन का दूसरा नाम क्या है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन जो है वो मानव निर्मित संसाधन का दूसरा नाम है। ठीक है, वैसा संसाधन, इसका अगर मानव निर्मित संसाधन का बात करते हैं तो वह संसाधन या फिर वैसा संसाधन जो मनुष्य ने बनाया है ना, जिसको पूरी तरह से मनुष्य ने बनाया है अपने फायदे के लिए, अपने आवश्यकता के अनुसार, उसी को हम लोग मानव निर्मित संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन कहते हैं। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन की ओर चलते हैं, इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा होता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, घर आदि, ये सब जितने भी हैं ये सब मानव बनाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कलम तो लिखने के लिए मानव ने अपने आवश्यकता के लिए बनाया है, और कलम नहीं रहती तो हम लोग लिख नहीं पाते। बचपन से कलम कॉपी पे लिखते आ रहे हैं, पेंसिल से लिखते आ रहे हैं। तो जो चीज मानव अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन। किताब पढ़ने के लिए मनुष्य अपने फायदे के लिए बनाया, अपने आवश्यकता के लिए बनाया। कुर्सी मनुष्य बैठने के लिए बनाया, है ना, उसको बैठने के खड़े खड़े थक जा रहा था तो बैठने के लिए वो कुर्सी बना दिया, लिखने के लिए उस पर टेबल बना दिया, रहने के लिए घर बनाया। तो अपने आवश्यकता के लिए मानव ये सब चीज बनाया है। तो जो चीज मानव अपने आवश्यकता के लिए बनाया, अपने जरूरत के लिए बनाया, उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और वह संसाधन जिसको मानव ने नहीं बनाया, वह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा बनाया गया, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, और उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, कोई भूमिका ही नहीं होती है कि वो उसको बनाए। प्राकृतिक संसाधन को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा बनाया था, मनुष्य के द्वारा नहीं। और मानव निर्मित संसाधन को मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है, उसमें उसका अपना फायदा होता है, अपने आवश्यकता के अनुसार उसको बनाता है, और ऐसा उसको प्राकृतिक ने डेवलप नहीं किया, प्राकृतिक ने उसको नहीं बनाया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब आप ही बताइए कि अगर आपके पास कुछ है ना, जैसे 100 रुपये आपको हम दे दिए और उसी 100 रुपया को रोज 2 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये करे खर्च कर रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा? बहुत कम दिन चलेगा, है ना, तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी 100 रुपये को आप बचा के हिसाब से चल रहे हैं, और जब तक आप 100 रुपये हम आपको दोबारा ना दें उससे पहले आप थोड़े 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 इस्तेमाल करें, उससे बच गया,
तो उसका बचा कर रख लीजिएगा। जब आपको दोबारा पैसा मिल जाए 100 रुपये, तो फिर उससे इस्तेमाल करिए, बचा बचा कर रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास मतलब कि पैसे बचे भी रह जाएंगे और आप खर्चे भी कर लीजिएगा। लेकिन वही 100 रुपये आपको दें हम और तुरंत खर्चा कर दें, और समझ लीजिए कि वो पॉकेट मनी 100 रुपया था, पापा अगले हम दें या फिर आपके पापा पॉकेट मनी 100 रुपया बाद में देते आपको, तो हर सप्ताह मिलता है, और उसी 100 रुपये को आप एक ही दिन में उड़ा दिए, तो अगले दिन तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा और नेक्स्ट वीक आपको नया 100 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और एक दिन मतलब कि 1-2 दिन में आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसी तरह से संसाधन है। संसाधन क्या इसी तरह से, क्यों? संसाधन जो है प्राकृतिक जो है वो लिमिट में है। लिमिट मतलब एक मात्रा में उपलब्ध है, अगर उसको ज्यादा मात्रा में खत्म करिएगा, खपत कर लीजिएगा, उसको अपने जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, जब जरूरत नहीं है तो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ऐसे ही नष्ट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाले पीढ़ी को नहीं मिलेगा। जिससे क्या होगा कि हमारे जो भविष्य में जो बाल बच्चे होंगे, जो आने वाले वंशज होंगे, उन लोग को लगेगा कि सोना होता था, कैसा होता था, लोहा होता था, कैसा लोहा होता था, सिर्फ फोटो देखेंगे, हकीकत में लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे हम लोग कुछ चीज को हकीकत में नहीं देख पाते, डायनासोरस वगैरह को, है ना, वैसे बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग हकीकत में नहीं देख पाते। तो वैसा रिसोर्सेज जिसको हमने बहुत जल्दी नष्ट कर दिया, है ना, जैसे आजकल पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो पानी को भी क्या आवश्यकता के अनुसार यूज करें, ज्यादा ना बहाएं, उसको चतुराई से यूज करें, सावधानी पूर्वक यूज करें, बचा के रखें, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी काम देगा। तो देख रहे हैं ना, पानी की समस्या बहुत ही बढ़ती जा रहा है। तो जिस तरह से पानी का समस्या बढ़ रहा है, पानी का खपत आप लोग कर रहे हैं फालतू का, एक समय ऐसा आएगा कि पानी किसी के पास नहीं रहेगा। और मतलब पानी किसी के पास नहीं रहने के कहने का मतलब कि पानी बहुत ही स्तर, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल नीचे चल जाएगा और पानी समाप्त हो जाएगा। लोग बड़े बड़े शहरों में जैसे बोतल में खरीद के पानी पीते, वैसे ही गांव देहात सभी जगह बोतल में पानी खरीद के लोग पीने लग जाएंगे, खेती बाड़ी बंद हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि उसी चीज को हम सावधानी पूर्वक से इस्तेमाल करें कि जब तक उसको दोबारा रिन्यूएबल नहीं हो जाए, मतलब दोबारा वो बन न जाए, क्योंकि संसाधन को बनने में बहुत ही टाइम लगता है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। किस संसाधन को? आप कहिएगा सर आप मानव निर्मित संसाधन की बात कर रहे हैं, तो मानव निर्मित तो आज मोबाइल खराब होता है कल ले आते हैं, आज कुछ टूट गया कल ले आ गया, तो नहीं, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाने की आवश्यकता है ना। मानव निर्मित संसाधन को क्यों बचाएंगे? मानव निर्मित संसाधन तो कभी भी इस्तेमाल करेंगे, आज टूट गया कल ले आएंगे, टीवी खराब हो गया कल दूसरा टीवी लेके आएंगे, मोबाइल खराब हो गया कल दूसरा मोबाइल लेके आएंगे, कुर्सी टूट गया, बेंच टूट गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, शर्ट फट गया, कमीज फट गया, है ना, गाड़ी खराब हो गई, तुरंत दूसरा आ जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधन तुरंत दूसरा नहीं आएगा ना, प्राकृतिक संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, चतुराई से इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि लंबे समय तक हमारे संसाधन चले और वह आगे आने वाले पीढ़ी को भी काम दे, और इसे फोटो में देख के ना कहें कि संसाधन था, वह संसाधन उनको देखने को मिले और उसका उपयोग करें। चलिए हम लोग प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों हो सके, अभी इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कह पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन है जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। हम बोले ना सभी नहीं, प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसा संसाधन है जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा और उसे हम पुनः दोबारा नहीं बना सकते। दोबारा नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, वो प्राकृतिक बनाता है और प्राकृतिक इतना जल्दी बनाता नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना, खनिज आदि ऐसे प्राकृतिक संसाधन, है ना, कौन से मैनमेड की बात नहीं कर रहे, सॉरी मानव निर्मित नहीं बात कर रहे, प्राकृतिक संसाधनों का बात कर रहे हैं। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, ये सब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब को हम लोग दोबारा नहीं बना सकते, ये सब को सिर्फ प्राकृतिक बनाती है, लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनाती है। तो इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है ना। इन सभी संसाधनों का उपयोग अगर हम विवेकपूर्ण नहीं किया, विवेकपूर्ण करने का मतलब अपने चतुराई से अपने दिमाग लगा के उसका उपयोग नहीं करें, तो आने वाले समय में यह संसाधन खत्म हो जाएंगे और अगली पीढ़ी के लिए समस्या बन जाएगा। इसीलिए
संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है ना। अगर आप इन संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी को ये संसाधन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फोटो में देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे, संसाधन नहीं मिलेगा उन लोगों को देखने को। तो संसाधन उन लोगों को देखने को मिले, उन लोग इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए बचा कर रखा जाए, इसके लिए आपको विवेकपूर्ण चतुराई से संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को भी देखने को मिले कि नहीं ये संसाधन था, ऐसा नहीं कि ये संसाधन उनके पास नहीं था और आप ऐसे ही रह जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है ना। अब देखिए संसाधन संरक्षण का महत्व के बारे में बात करते हैं। तो संसाधन का संरक्षण तो बहुत ही जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करिएगा तो बचा कर नहीं रखिएगा तो वही होगा कि संसाधन जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में क्या होगा, संसाधन रहेगा ही नहीं और हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए संसाधन को संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। करा संसाधन संरक्षण हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन है तो होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन है जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वह आने वाले समय में क्या होगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और वो हम लोग को मिलेगा। हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग तो मिलवे करेगा, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को नहीं मिलेगा। हम ही लोगों से ऐसा हो, अभी जैसे पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल क्या हो रहा, महंगा होते जा रहा, दिन पे दिन महंगा होते जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि पेट्रोल तो पहले सस्ता था, पहले 30 रुपये 35 लीटर मिल रहा था, 60 रुपये मिल रहा था, 50 रुपये मिल रहा था, 70 मिला, 80 मिला, 100 पहुंच गया, 110 पहुंच गया बिहार में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पेट्रोल तो उतना ही है ना, आप उसका खपत बढ़ा दिए, खपत बढ़ाते चले गए। काम भी नहीं है तो बाइक निकाल के घूम रहे हैं, काम नहीं गाड़ी निकाल के घूम रहे हैं, रोला दिखा रहे हैं ना, उसको कहते हैं भौकाल दिखाना, भौकाल दिखा रहे हैं, जहां तहां घुमा रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, भौकाल भौकाल बन रहा है हमारा। तो भौकाल बनावे के चक्कर में आप पेट्रोलियम फूक रहे हैं ना, पेट्रोल फूक रहे हैं। तो पेट्रोल तो आप ठीक है, आप पैसे से लगा के लाए हैं, लेकिन पेट्रोल को तो आप बना नहीं सकते ना, उसको बनाने तो लाखों करोड़ वर्ष लग जाएंगे। तो क्या होगा, संसाधन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसका संरक्षण करना मतलब चतुराईपूर्ण, अभी तो पढ़ाए थे कि विवेकपूर्ण उसका इस्तेमाल करना चाहिए, चतुराई से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आगे लंबे समय तक काम दे और आगे आने वाले पीढ़ी को भी काम दे। तो संसाधन संरक्षण हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ कुछ है ना, पेट्रोल वगैरह है, सोना है, डायमंड है ना, प्लेटिनम है, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। उसको बेफालतू के इस्तेमाल आप करते रहिएगा, नष्ट करते रहिएगा, तो इसका होगा आने वाले समय में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब खत्म ऐसा हो जाएगा कि आने वाले पीढ़ी को मिल भी नहीं करेगा, है ना, सॉरी, खत्म ऐसा हो जाएगा कि आने वाले पीढ़ी को मिलेगा नहीं। तो संरक्षण काफी जरूरी है और इसका हम उपयोग विवेकपूर्ण करें, इसका उपयोग हम लोग विवेकपूर्ण करें तो यह संसाधन लंबे समय तक चलेगा और भविष्य में इसका उपयोग होता रहेगा, मतलब आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगा। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि आने वाले पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा और संसाधन खत्म हो जाएगा। इसीलिए संसाधन संरक्षण बहुत ही जरूरी है, ताकि हम लोग उसका उपयोग अच्छे से करें, लंबे समय तक करें, विवेकपूर्ण से करें, तभी वो लंबे समय तक चल पाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में हम लोग को देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, तो आगे प्रश्न में हम लोग के पास है कि क्वेटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुआ। चलिए आगे प्रश्न बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोग को सबको एक अच्छा फील हो रहा होगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, बातों पे ध्यान दीजिए, ताकि क्लास में आपको याद होते रहे और क्लास से जुड़े रहिए, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और जितना आप क्लास से जुड़े हुए रहेंगे उतना ही आपका अच्छा पढ़ाई चलेगा, एग्जाम का तैयारी चलेगा, अपडेट रहेंगे आप लोग, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुआ था। देखिए क्योटो, अगर बात करते हैं क्योटो की, तो क्योटो एक जापान का शहर है। क्योटो क्या है, जापान का एक शहर है
इसी जगह पे बहुत सारे देश के बढ़िया अच्छे अच्छे लोग नेतृत्व जो करते हैं देश के, वो लोग आए बहुत सारे देश के, एक देश के नहीं, और यहाँ बैठ के बात किए कि ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा हुई। बैठ के किस पे बात हुई? ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा हुई कि दिन प्रतिदिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 सॉरी O2 करें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेज आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी जब बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा। ग्लेशियर क्या पिघलेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ना, हमारा पृथ्वी है, उसमें क्या 71% पानी है और 29% क्या लैंड है। अब इस 71% जो पानी है ना, इसमें से 2% ही क्या, सॉरी, इसमें से 2% ही क्या, 21% में से 2% ही ऐसे वाटर है जो आपको लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म करने का मतलब पीने का फॉर्म है, लिक्विड, सॉरी लिक्विड फॉर्म नहीं, पीने के पानी के काम, पीने के पानी के हैं, और बाकी जो है वो खारा पानी है। उसमें से 2% में भी 2-2.5% में ऐसे हैं, कहीं 2 मिलेंगे कहीं 2.5 मिलेंगे। इसमें से भी 2-2.5% ऐसे वाटर है जो आपको बर्फ के रूप में है। कहीं ग्लेशियर है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, वहां पूरा ढका हुआ है, बर्फ में बर्फ है। अंटार्कटिका जो है ना, एक महादेश सुने होंगे कि 7 महादेश है, 7 महादेश में से अंटार्कटिका महादेश है, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो क्या होगा? अंटार्कटिका महादेश और वैसे वैसे हिमालय पर्वत जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो क्या होगा कि वो बर्फ पिघलना शुरू होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा? जो 71% पानी है वो और बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जो हमारा 29% जो लैंड है ना, उसको क्या करेगा? ढकना शुरू करेगा। तो जब पानी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? लैंड पे आएगा ना, जमीन पे आएगा ना। तो जितने भी समुद्र के किनारे वाले देश हैं, समुद्र किनारे वाले शहर है, वो सब धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। इसीलिए बहुत सारे देश के लोग आए और क्योटो सम्मेलन में भाग लिए ग्लोबल वार्मिंग पे, ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। कैसे इसको रोके, कैसे इसको कंट्रोल करें? कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। कंट्रोल नहीं करेंगे तो गर्मी बढ़ते जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, है ना, अंटार्कटिका महादेश पिघल जाएगा, जो बर्फ वहाँ पे है, हिमालय पर्वत पे जो बर्फ है वो पिघलेगा, जिससे क्या होगा कि पानी का स्तर बढ़ेगा और पानी के समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वो धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे। तो क्योटो क्या है? जापान का एक शहर है जहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा हुई थी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो नहीं, टोक्यो तो जापान की राजधानी है। क्या? टोक्यो तो जापान की राजधानी है, टोक्यो नहीं, क्योटो। क्योटो एक शहर है जापान में। तो दिसंबर 1997 में, कब? दिसंबर 1997 में। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ गया कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जापान के किस शहर में, नहीं, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो में ही हुआ था। एक क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में। ठीक है, क्यों हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे हम क्योटो सम्मेलन कहते हैं या फिर क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में हुआ था। ठीक है, और किस लिए हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्लोबल वार्मिंग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है,
इससे कैसे निपटा जाए, इसको कैसे कम किया जाए। सभी देश के जो लोग आए थे यही बात करना चाह रहे थे कि इस पे कैसे छुटकारा पाया जाए। अब पूरी तरह से छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन इसमें कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बचाव कैसे किया जाए, इसको ज्यादा जो हो गया जो कम कैसे करें, इसी सब चीज पे चर्चा हुई थी क्वेटो सम्मेलन में। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसे क्वेटो सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें सभी देशों से आए हुए सदस्य जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। तो दिसंबर 1997 में हुआ था, है ना, क्योटो सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में हुआ था, जापान के टोक्यो नहीं, क्योटो शहर में, कहा क्योटो शहर में, टोक्यो नहीं। जिसमें क्या हुआ था कि सभी देश के आए हुए सदस्य जो थे वो किस में बात कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन में। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा था, तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ही होगा। जहाँ ठंडा था वहाँ गर्मी हो रहा है, जहाँ कम गर्मी था वहाँ ज्यादा गर्मी हो रहा था, मौसम उलट फेर हो रहा था, बारिश कब होना चाहिए था बारिश कब हो रहा है। तो इसका उत्तरदायी कौन था, जलवायु परिवर्तन का उत्तरदायी कौन था। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा था। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा था, तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस को जो उत्सर्जित करता है। देखिए जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा था, तो जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा था। अब ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस गैस से बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित ग्रीन हाउस जो उत्सर्जित करता है उसको कम कैसे करें, उसके लिए सब प्रतिबद्ध हुए थे, मतलब वहां पे सब इकट्ठा हुए थे और इसी पे बात करते हैं। तो इसमें कहिएगा सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। यही सब गैस जो है वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है, और जब जलवायु परिवर्तन होगा तो ये सब खतरा मंडराएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, जितने अंटार्कटिका में बर्फ है वो पिघलेगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, समुद्र के आसपास वाला एरिया डूबेगा, गर्मी का मौसम ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी सब पे बात करने के लिए मतलब आए थे, इनका मुख्य उद्देश्य यही था। क्योटो सम्मेलन में जितने भी लोग आए थे सबका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इसी चीज पे सब चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही देश के नहीं आए थे, बहुत सारे देश के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कहाँ इकट्ठे हुए थे, जापान में। कब हुए थे, 1997 दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। जापान के एक शहर है जहाँ पे सब मिलके इकट्ठे हुए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। देखिए अब कहिएगा सर कि मानव संसाधन किसे हो गया, तो मानव भी एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि जहां पे मानव है तो अपना काम कर रहा है, तो मानव का उपयोग हो रहा है ना। जैसे आपको अगर बिल्डिंग बनाना है, कोई बिल्डिंग आपको बनाना है, रोड बनाना है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेबर रखते हैं। तो लेबर तो आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, आपकी आवश्यकता को पूरी कर रहा है ना। बिल्डिंग बनाने में आप लेबर रखते हैं ना, मिस्त्री रखते हैं ना, ठेकेदार रखते हैं ना, तो आपके संसाधन को पूरी आपकी आवश्यकता को पूरी तो कर रहा है ना, तो वो क्या संसाधन ही है ना। इस तरह से मोबाइल कौन बनाया, मानव, है ना। दिमाग लगा के पुल बड़ा बड़ा कौन बनाया, कंस्ट्रक्शन इतने बड़ा बड़ा कौन किया, ताजमहल कौन बनाया, कुतुब मीनार कौन बनाया, मानव ही बनाया। तो बेहतरीन इंजीनियर भी है, तो इंजीनियर कौन है, मानव भी है। तो मतलब मानव कैसे, दिमाग लगा के बनाया। तो जो कोई भी आवश्यकता को पूरी कर रहा वो संसाधन है। तो मानव भी मानव के लिए आवश्यकता को पूरी कर रहा। मानव जो है ना, एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूरी कर रहा, तो मानव संसाधन है। अब बात होता है कि देश को कैसे विकसित करता है। तो जैसे किसी देश के कोई चीज ना कोई बनाया,
कोई चीज़ बनाया, जब मोबाइल बनाया, चाइना मोबाइल बनती है ना, एप्पल का मोबाइल अमेरिका में बनता है, सैमसंग का मोबाइल नॉर्थ कोरिया में बनता है, तो वहाँ से बना के इंडिया में बेच रहा है, वो उस देश में बेच रहा है, कोई इस देश से बना के उस देश में बेच रहा है। तो मानव ने बनाया ना, तो मानव उस देश के लिए क्या संसाधन है, क्योंकि मानव वो बना के किसी और देश में बेच रहा है, तो वो जो यहाँ बेचा वो तो मोबाइल खरीद लिया, उसके बदले उसको क्या दिया, पैसा। पैसा कहाँ आया, उसके देश में, और उसका देश क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा, उसका देश अमीर होते चला जाएगा। ये चाइना आज क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है और उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग जगह बेचता है, किस कहीं भारत में बेचता है, पाकिस्तान में बेचता है, हर देश में बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी बेच रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब करने मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादा काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, मोबाइल, टीवी, टॉर्च, फलना ढिकना सब बनाता है, जिससे क्या होता है कि वो एक अच्छा मुनाफा कमाता है। तो वहाँ के देश के लोग ही तो बना रहे हैं ना, और बना के बेच दे रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है, चाइना दिन पर दिन अमीर बनते जा रहा है। तो इस तरह से मानव संसाधन जो है ना, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अपने देश को विकसित करने में मदद करता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आंसर में क्या कहता है। मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाता है, जो देश के विकास में सहायक होता है। देखिए, मानव जो है किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण वस्तु बनाता है, जो देश के विकास में सहायक होता है। क्या कह रहा कि मानव किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन, कोई भी देश हो, हमारा देश हो या फिर कोई और देश हो, वह वहां का महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता तथा तकनीक अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। क्षमता मतलब कितना वजन उठा रहा है, फिजिकल काम कर रहा है ना, लेबर वाला काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्षमता, अपने तकनीक लगा रहा है ना, किस तरह से होगा, इस सब का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण वस्तु बनाता है। तो वस्तुएं कहाँ बना रहा, तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रहा, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कर रहा है, और उसको उपयोग करके महत्वपूर्ण वस्तु बनाता है, जो देश के विकास में सहायक होता है। जैसे पुल बना, अच्छा पुल बना, तो कौन बनाया, इंजीनियर बनाया, प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर, अपना क्षमता का, दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा पुल बना दिया, जिससे आने जाने में सुविधा हो गया। रोड बनाया, है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग टाइप बनाया, पर्यटक स्थल बनाया, देखने में सुंदर लग रहा है, तो कौन बनाया, सब मानव ही बनाया। तो जब ऐसा मानव करने लग गया, तो धीरे धीरे उसके देश में विकास हो गया। तो जिस देश के मानव डेवलपमेंट मतलब कि अपना डेवलपमेंट करना चाहेगा, तो मानव क्या होगा, विकसित करेगा। कहने का मतलब जिस देश को डेवलप करना होगा, तो आपको मानव को भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर मानव अपना दिमाग नहीं लगाता है, तकनीक क्षमता को नहीं नापता है, जिससे क्या होगा कि जिससे वह देश विकसित नहीं हो सकता। अगर वह वहाँ का मानव अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया और मानव संसाधन का उपयोग एक अच्छे तरीके से होने लग गया, तो वह देश धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा, है ना। जिस तरह से आज चाइना डेवलप हो गया, अमेरिका डेवलप हो गया, उसी भी डेवलप हो जाएगा। हमारा देश भी धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। आगे समय में हमारा देश भी डेवलपमेंट के रूप में आ जाएगा, मतलब कि विकसित आ जाएगा, विकसित देश हो जाएगा। अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। अब बात करते हैं मृदा क्या है। मृदा कहने का मतलब मिट्टी, मृदा कहने का मतलब मिट्टी। मृदा किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। मिट्टी क्या है, तो जमीन का ऊपर वाला लेयर, जमीन का ऊपर वाला लेयर, उसे तो मिट्टी बोलते हैं ना। वो मिट्टी बना कैसे था, तो पहले तो पत्थर था, तो बहुत लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन हुआ, ठंडा गर्मी, ठंडा गर्मी, ठंडा पानी पड़ा, ठंडा हुआ, गर्मी हुआ, इस सब कारण से क्या हुआ कि चट्टान टूटना शुरू हुआ। टूट टूट के टूटा, पहले छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, कण में बदला, उससे भी छोटा होते 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 वह धीरे धीरे करके मिट्टी बन गया। मतलब लाखों करोड़ों वर्ष बाद जाके एक पत्थर टूट के मिट्टी बनता है। और मिट्टी कैसे बनता है, कोई जीव जंतु मर जाता है, सड़ गल के जब वह देखिएगा कि कुछ समय बाद वो मिट्टी बन जाता है।
कुत्ता, जानवर, आदमी जो भी मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, पेड़ पौधे, वो धीरे धीरे सड़ के क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो मिट्टी या तो पत्थर वगैरह से बनती है, मतलब पत्थर बालू को लाखों करोड़ों साल में जाते हैं, या फिर जीव जंतु सड़ गल के उससे फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदा क्या है? भूमि की वह सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित मतलब टूटने होने से वनस्पति व जीव जंतुओं के सड़ने गलने और जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों वर्षों में होता है, उसे मृदा कहते हैं। अभी बताया कि चट्टान के टूटने से, विखंडन से धीरे धीरे छोटा छोटा होते चला गया उससे, और जीव जंतु के सड़ने गलने से जो जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी बनता है। मिट्टी नहीं कि तुरंत बन गया, आज पत्थर टूटा कल मिट्टी बन गया, ऐसा नहीं है। जीव जंतु तो चलो सड़ गल के बन भी जाता है तो जल्दी, लेकिन पत्थर चट्टान वगैरह जो विखंडित होते हैं, टूटते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और बहुत लंबे समय तक बाद जाके वो क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण लेता है। मिट्टी का निर्माण होने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वो मिट्टी बनता है। अब बात करते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिट्टी मतलब मृदा के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे बढ़िया वाला मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो सबसे बढ़िया मिट्टी होता है, मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी। भारत में ज्यादातर मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी ही है। भारत में बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो पश्चिम बंगाल, असम के इलाके जो है, यहाँ पे ज्यादा क्या जलोढ़ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब क्या? उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी कौन मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है। काली मिट्टी या रेंगुन मिट्टी। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ बनता है कि काले मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है। तीसरा आता लाल मिट्टी, चौथा आता लेटेराइट मिट्टी, पांचवा आता मरुस्थलीय मिट्टी, छठा आता आपका वन मिट्टी। यही 6 प्रकार के मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 6 प्रकार के मिट्टी हमारे देश में पाए जाते हैं। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मिट्टी। ठीक है, कौन कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसका दूसरा नाम रेगुन मिट्टी भी है, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी। यही 6 मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। यही 6 मिट्टी के 6 प्रकार होते हैं हमारे आसपास, हमारे देश में। हमारे देश में और भी कहीं भी यही 6 प्रकार के मिट्टी होते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। सबसे पहला वाला, हम लोग मिट्टी का भी कितने प्रकार पढ़े? 6 प्रकार के। मिट्टी के हम लोग कितने प्रकार के पढ़े? 6 प्रकार के। ठीक है ना। तो मिट्टी के जो 6 प्रकार पढ़े हैं, वो 6 प्रकार में कौन पहला था? जलोढ़ मिट्टी। तो वही से क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। देखो, तो जलोढ़ मृदा हम उसको बोलते हैं जो नदी के द्वारा लाई जाती है। मतलब नदी जब अपने साथ बहती है, बाढ़ वगैरह आती है, नदी बहती है, तो ऊपर जमीन के ऊपर वाले लेयर को, मिट्टी के ऊपर वाले लेयर को काटते हुए चली आती है। तो जिससे क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी सभी जगह का कटते चला आता है, और वो लाके कहीं जहाँ पे बाढ़ हुआ और पानी सूख रह गया, खराब हो गया, फिर चला भी गया, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब जगह छोड़ते हुए चली जाती है। तो नदी के साथ जो मिट्टी आती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। और यह जो है, इसमें तो कह रहा है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो गेहूँ, चना, दलहन, ये सब फसल उगाई जाती है। चलिए हम इसको देखते हैं। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा, किसके द्वारा? नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा, आपको क्या बोले थे कि जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ही उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, बहुत ही उपजाऊ, मतलब इसका उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। और जलोढ़ मृदा पर चावल, किसका खेती ज्यादा होता है? चावल का, गेहूं का, चना का, दलहन का, तिलहन का, कपास का, ये सब का फसल उगाया जाता है। ऐसे कपास ज्यादातर ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में उगाया जाता है। अगर कोई पूछे कि कपास से ज्यादा कहाँ उगती है, किस मिट्टी में उगती है, तो काली मिट्टी में उगती है ना। ऐसे वो जलोढ़ मिट्टी में भी उगाई जाती है।
अब बात आती है कि जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। पहला आता है आपका खादर मिट्टी और दूसरा आता है बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, पहला खादर मिट्टी, दूसरा बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि खादर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। जो इन साल प्रेजेंट मतलब करने मतलब इसी साल आया है मिट्टी नदी से दह के, वो खादर मिट्टी हो गया। जो 2-3 साल 4 साल 5 साल हो गया दह के आया, उसको हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह का जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, पहला खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। ये दो तरह का मिट्टी होता है। कौन मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं जो नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है उस जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं जो नया होता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं, मतलब वहां पे बाढ़ पहले आया था, नदी बहा कर लाया था, अब वहां पे बाढ़ नहीं आ रहा है, 2-3 साल 4 साल 5 साल हो गया, तो उस मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। अब वो खादर मिट्टी नहीं है, लेकिन वो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन जलोढ़ में दो प्रकार के, खादर और बांगर। तो अब कौन है? बांगर मिट्टी है, सॉरी बांगर मिट्टी है जो पुरानी हो गई, और नई थी तब खादर मिट्टी थी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। अब देखिए, नाम से तो एक डिफिनेशन से मतलब कि एक इसकी डिफिनेशन जो है उसे ही बता सकते हैं कि अंतर है। नई वाली को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। तो पहला अंतर तुम्हारा ये होगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलेंगे। ठीक है, पहला अंतर तुम्हारा ये हो गया। कह खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। देखिए, तो पहला अंतर तो ये हो गया ना कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी के कण में अगर खादर मिट्टी की बात करते हैं, दूसरा अंतर, तो इस मिट्टी के कण महीन होते हैं। अब नया जब मिट्टी आती है नदी से तो महीन होता है उसका कण, लेकिन बांगर मिट्टी का कण कैसे होंगे? मोटे होंगे। इस मिट्टी के कण मोटे होंगे। वहीं खादर मिट्टी का तीसरा की बात करें, यह मिट्टी नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये मिट्टी नदी के दूर दराज में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब जब नई नई जलोढ़ मिट्टी आती है तो नई कहाँ पे आएगी? जहां पे हमेशा नदी बहते रहती है। जलोढ़ मिट्टी ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? जहां पे नदी बहते रहता है। जहां पे नदी के किनारे जितने भी आपको खेत खलियान खेत वगैरह मिलेंगे, वहीं पे ज्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। तो जहां पे नदी हर साल बहती है तो नई जलोढ़ मिट्टी तो वही खादर मिट्टी वही मिलेगी। और जब नई हमेशा नई बाढ़ आती है, हमेशा हर साल बाढ़ आती है, प्रत्येक साल बाढ़ आती है, तो कण तो छोटे छोटे रहेंगे ही, और ये नदी के आसपास ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर साल आ रही है, तो हर साल मतलब नया आ रहा है ना, तो नदी के आसपास ही मिलेगा। बांगर मिट्टी पुराना होगा तो बांगर मिट्टी बोलेंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी, है ना। इस मिट्टी के कण मोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गया, आपस में जुट गए इसके कण, तो मोटे मोटे हो जाएंगे। और नदी के क्षेत्रों से दूर क्यों होगी? क्योंकि खादर इसलिए है, सॉरी खादर करें, बांगर मिट्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमेशा नदी की पानी नहीं आती। बाढ़ आई थी तो वहाँ पे मिट्टी पहुंच गई, अब उसके बाद बाढ़ नहीं आ रही है, हमेशा बाढ़ नहीं आ रही है, तो नदी से दूर ही इलाका होगा ना जहाँ पे हमेशा बाढ़ नहीं आएगा। जब पानी ज्यादा होता तभी तो नदी में बहुत ज्यादा पानी आता तभी तो बाढ़ बहुत दूर तक चला जाता है, वरना तो अपने नदी अपने रास्ते की चलती है। तो नदी से बांगर मिट्टी बहुत ही दूर मिलेगी और खादर मिट्टी नदी से नजदीक मिलेगी। ये आपका अंतर हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बिस्तर वाले राज्यों के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? देखिए, कहने का मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के बिस्तर वाले राज्य, बिस्तर का मतलब इसके आसपास कौन कौन से राज्य होते हैं, मतलब किस किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बिस्तर वाले राज्य के नाम बताएं। मतलब कहने का कि जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस सब में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। यहाँ पे विस्तार बहुत ज्यादा है, विस्तार नहीं होगा, विस्तार ही होगा, यहाँ पे गलत है, क्या होगा, विस्तार। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब फैला हुआ है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इस मृदा में आपको पहले ही बता देंगे कि इस मृदा मतलब इस मिट्टी में चावल, गेहूं, चना, दलहन, कपास आदि फसल उगाया जाता है। मतलब किस किस राज्य में पाया जाता है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस सब में जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे भारत में अधिकांश जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिहार में तो कुछ ज्यादा ही पाया जाता है ना। और इस पे कौन कौन सी फसल होती है, चावल, गेहूं, चना, दलहन, कपास, ये सब का फसल हो जाता है। आपको हम पहले ही बोल रहे हैं, कपास ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, लेकिन यहाँ भी होता है, मतलब सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में होती है, लेकिन यहाँ पे भी उगाई जाती है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। आगे का क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और जो भी पढ़ते हैं वो ज़्यादातर क्लास में फोकस बनाए रखिए, ताकि क्लास में याद आ जाए, घर पे आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अब अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक।